हेलो, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। आईटी स्टार्ट करने के लिए लॉकडाउन आपका काफ़ी अच्छा गया होगा, आई होप। और अभी सारे ही सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए हैं। आईटी भी अभी स्टार्ट हो ही गया है। तो बात करते हैं थोड़ी आईटी के ऊपर। फिर मैं ट्वेल्थ के सिलेबस के ऊपर आता हूँ थोड़ा बहुत। और फिर आगे बढ़ते हैं। अभी स्टार्ट हुआ ही है, धीरे धीरे गाड़ी बढ़ेगी फिर रफ्तार पकड़ लेगी। तो आईटी, जो स्टूडेंट, इन जनरल बात कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट आईटी लेते हैं या आईटी उनको मिलता है कॉलेज की तरफ से, तो उन लोग ये सोच के लेते हैं कि आईटी में हम लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थियरी सब्जेक्ट यानी हिंदी मराठी के कंपैरिजन में हमको आईटी में ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, हमारे परसेंटेज बढ़ जाएंगे। ऐसा सोच के उन लोग आईटी लेते हैं, फिर आईटी करते नहीं और परसेंटेज कम हो जाते हैं। अभी जिसको रियली में कंप्यूटर में इंटरेस्ट है पहले तो वही आईटी लेंगे। और जिसने आईटी लिया है यानी उनको कंप्यूटर में इंटरेस्ट, ऐसे ही बात हुई। तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के 11th का जो भी सिलेबस है या जो भी सिलेबस था, उसके कंपैरिजन में ट्वेल्थ काफ़ी एडवांस हो चुका है। हालांकि हमको लग रहा था कि ट्वेल्थ में 11th में जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, तो ट्वेल्थ में एडवांस जावा डाल देंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, मुझे खुद को फील ऐसा हो रहा था। मगर एक राहत की बात है उन स्टूडेंट के लिए जिनको जावा पसंद नहीं है, जावा स्क्रिप्ट पसंद नहीं है, जिनके प्रैक्टिकल में हाथ कम, ग्रिप कम है, ऐसा बोल सकते हैं। तो जावा एडवांस में ट्वेल्थ के सिलेबस में नहीं डाला गया है। आपके ट्वेल्थ के सिलेबस में जावा नहीं है, जावा स्क्रिप्ट नहीं है। हाँ, पर यहाँ पे थोड़ी तकलीफ ये है कि आपके ट्वेल्थ के सिलेबस में CSS है, और CSS भी थोड़ा डीप में है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से उन लोग ने कर दिया है। काफी नए टैग, HTML में भी नए टैग, HTML5 आ गया है, और HTML में भी नए टैग, CSS में भी नए टैग, CS में भी एडवांस है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपको फर्स्ट ही चैप्टर वेब डिजाइनिंग है, और उसका नाम आप लोगों को लिख के दिया है एडवांस। मतलब यहाँ से ही समझ जाओ कि आप लोगों को जो 11th में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, सॉरी, प्रैक्टिकल कोडिंग के ऊपर, प्रैक्टिकल चैप्टर पे आप लोगों ने जितनी मेहनत किया था उससे एक लेवल आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने 11th में बराबर किया है, नहीं किया है, कितना किया है, मगर थोड़ा बहुत आपको HTML बेसिक आना चाहिए। अगर आप लोगों को एडवांस वेब डिजाइनिंग सीखना है तो ये फर्स्ट ही चैप्टर आपका है। तो अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि मैं फर्स्ट चैप्टर एडवांस वेब डिजाइनिंग नहीं लेने वाला हूँ, सेकेंड चैप्टर लूंगा डिजिटल मार्केटिंग। तो आप लोगों के पास थोड़ा समय मिल जाएगा। और जानबूझ के मैं सेकेंड चैप्टर ले रहा हूँ यही बात के लिए कि जिसका भी प्रैक्टिकल में थोड़ा वीक है, जिसका प्रैक्टिकल वीक है, जिसको कोडिंग नहीं समझता है या नहीं आता है, वो 11th की टेक्स्ट बुक से कोडिंग करना या सीखना स्टार्ट कर दे। कहीं ना कहीं आप लोगों को ट्वेल्थ के ये सिलेबस में बहुत ही एक सपोर्ट मिल जाएगा, वरना आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं होगी और प्रैक्टिकल आप लोगों को कोडिंग समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग कहीं ना कहीं प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे, ये पहले मेरी सलाह थी। अब बात करते हैं ट्वेल्थ के सिलेबस की। ट्वेल्थ के सिलेबस काफ़ी अच्छा दिया है इन लोगों ने। और एक ऐसी बात थी कि 20-30% कुछ सिलेबस कट होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली
आप लोगों का सिलेबस कुछ भी वैसा कट नहीं हुआ है जिसको देख के ऐसा लगे अरे यार ये नहीं होना था, या थोड़ा बहुत ऐसा कट हुआ है जिसमें अफसोस करने की कोई बात ही नहीं है। अगर वो कट नहीं होता तो भी मैं बोल देता कि चलेगा, ऑप्शन में छोड़ देना, कोई बात नहीं है। तो आप लोगों को ये माइंड सेट कर ही लेना है कि आईटी में तो कुछ भी कट नहीं हुआ है, आप लोगों को सब कुछ पढ़ना है। एक से लेके 6 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, 6 चैप्टर है आपके। उसमें से इन लोग ने बैलेंस किया है सिलेबस का, 3 चैप्टर्स प्रैक्टिकल है और बाकी के 3 चैप्टर्स थियरी है। और ये चैप्टर्स गए सिलेबस में जैसे थे वैसे ही इन लोग ने सेट किया है। कुछ चैप्टर्स नए डाले हैं, काफी अच्छे डाले हैं, काफी एडवांस लेवल पे डाले हैं, और बहुत ही अपडेट के साथ उन लोग ने ये सिलेबस बनाया है। मैंने भी जब सिलेबस देखा तो काफी मैं अंदर से खुश हुआ था कि काफी अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को काफी कुछ नया जानने मिलेगा, काफी कुछ नया सीखने मिलेगा। जो चीज आप लोगों ने अभी तक नहीं पता है या अभी भी आपको नहीं पता है, वो सारी चीज ये सिलेबस में इन लोग ने डाल दिया है। काफी अच्छा सिलेबस उन लोग ने डिजाइन किया है, बोल सकते हैं। आईटी में तो काफी अच्छा सिलेक्ट किया बनाया है, बाकी का मुझे पता नहीं है, बाकी का मैं जानता नहीं हूँ। तो आप लोगों को काफी मेहनत थोड़ा लग जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा। जिसको ऐसा लगता है कि अरे यार एमसीक्यू है, अगर मैं गए सिलेबस के पेपर पैटर्न के हिसाब से अगर बात करूँ, ये सिलेबस का अभी तक पेपर पैटर्न ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। तो गए सिलेबस का जो पेपर पैटर्न था, वो पेपर पैटर्न में टोटल बोर्ड का पेपर 80 मार्क्स का आता था और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल हुआ करता था। पहले हम प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों को एक जर्नल बनानी पड़ती है। वो जर्नल में आपको 14-15 प्रैक्टिकल्स होते हैं और 3 चैप्टर्स प्रैक्टिकल्स, उसमें से 14-15 प्रैक्टिकल्स, और उसमें से कोई भी 2 प्रैक्टिकल्स आपको एग्जाम में आएंगे। कोई भी प्रैक्टिकल्स आ सकता है, यानी आपको जो भी वो 14-15 प्रैक्टिकल्स है उसकी पूरी मेहनत करनी है, प्लस 3 जो प्रैक्टिकल्स चैप्टर्स है उसको आपको पूरा ही करना है, यानी कहीं पे भी कट शॉर्ट नहीं है। अगर इसी तरीके से पेपर पैटर्न आता है अभी का, तो आप लोगों को मेहनत काफी लग जाएगी, मेहनत ले लेगा ये सिलेबस। यानी आप लोग आज ही से ही स्टार्ट कर दो पढ़ना कि हमको करना है। और जिसका भी अकाउंट मैथ्स और आईटी होता है उसको एक एडवांस एडवांटेज ये होता है कि उसको प्रैक्टिस कहीं ना कहीं परसेंटेज बढ़ जाते हैं अगर वो अच्छे से करता है तो। तीनों 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सामने 3 थियरी सब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं परसेंटेज बढ़ जाते हैं या परसेंटेज इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। आपको ये खास ध्यान रखना है, जिसका भी अकाउंट मैथ्स आईटी है आपको तीनों 3 सब्जेक्ट रगड़ के करने हैं। और जो भी ऐसा आईटी के लिए थोड़ा चला लेता है कि चलेगा या आईटी को हल्के में लेता है, भाई आप लोगों का सिलेबस वैसा नहीं है जो हल्के में लेना पड़े। अगर आप ऐसा हल्के में लोगे तो आपको ये हल्के में ले लेगा, फिर आपके परसेंटेज भी हल्के में आ जाएंगे। तो आपको खास ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको मेहनत करनी है, कैसे मेहनत करनी है। प्रैक्टिकल काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए काफ़ी टफ है। वैसे टफ कुछ नहीं होता है लाइफ में, हमको इंटरेस्ट नहीं होता है इसलिए टफ लगता है, बाकी वैसे टफ कुछ नहीं होता है। मुझे आता है तो मतलब 100% आपको आ ही जाएगा, ऐसा मैं हमेशा मानता हूँ। मैं मेरे स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि मुझे समझता है, मुझे आता है तो आपको तो आ ही जाएगा, क्योंकि आप लोग मेरे से ज़्यादा होशियार हो। तो ऐसा कोई भी डरने वाली बात नहीं, यहाँ पर मेहनत लगती है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रैक्टिस कर लिया और छोड़ दिया और हमको आ गया, ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और आप जो पढ़ते हो काफ़ी अच्छे से पढ़ो,
आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ो, ना कि आपके एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए। और जितना भी अभी सिलेबस डिजाइन हुआ है खास करके आईटी में, ये आपका काफी कुछ नॉलेज बढ़ा देगा आज की डेट में, क्योंकि मैंने कहा जैसे अप टू डेट सिलेबस है, कुछ भी इसमें कम नहीं दिया इन लोगों ने। और बाकी मैं पढ़ाऊंगा तो कुछ भी कहीं पे भी कम नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोग भी जानते हो जो मेरे पास पढ़े हैं, पढ़ चुके हैं, तो उनको पता है कि एक एक चीज एक्स्ट्रा ही पढ़ाता हूँ। भले सिलेबस में हो या ना हो, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही बोलता हूँ। मैं भी आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए ही पढ़ाता हूँ। बाकी सिलेबस तो आपके सामने ही, आप खुद भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस होते हैं, यज्ञेश की जरूरत ना कभी हुई और ना कभी होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं इसलिए पढ़ाता हूँ, अच्छे से पढ़ाता हूँ कि नहीं पता नहीं, मगर इसलिए इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ कि आप लोगों का कहीं ना कहीं नॉलेज बढ़ना चाहिए। आप लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि ये सब्जेक्ट में मुझे खास करके बहुत कुछ समझ में आया है, बहुत कुछ नॉलेज बढ़ा है। और जिसको इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, उसको वही आईटी सब्जेक्ट लेता है, मेरा ऐसा मानना है। वरना कोई आईटी लेता भी नहीं है। तो आप जिसने भी लिया है, मतलब आप लोगों को इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, या परसेंटेज की लालच में लिया है मुझे नहीं पता है, मगर अगर आपको मिल ही गया है आईटी, तो आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ो, काफ़ी अच्छे से मेहनत करो। और HM क्लासेस का ऐसा एक रिकॉर्ड रहा है कि आईटी की बात मैं कर लेता हूँ, अभी आईटी पे चल रहा हूँ, तो 90 अबाउ बच्चों को, जो 90 अबाउ मार्क्स है आईटी में, 100 में से 90 स्टूडेंट को आते ही है। 90, 95, 96, 97 कॉमन है, हर साल आते हैं। ये साल भी आए हैं और आप लोगों के बैच में भी मैं जानता हूँ आ ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सब अच्छे लोग हैं, अच्छी मेहनत कर सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप भी कर ही सकते हो। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा। तो मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ पहले आईटी के लिए। अब जिसको आईटी, सिर्फ आईटी पता है कि आईटी होता क्या है, ज़्यादा उन लोगों का बेसिक नॉलेज नहीं है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जिसने 11th में सिर्फ ऐसे रटा रटाया आईटी पढ़ाया, सिर्फ रटा रटाया कोडिंग पढ़ाया, पढ़ लिया, उन लोगों के लिए मैं खास करके बता देता हूँ कि आईटी होता है क्या है। आईटी यानी फुल फॉर्म आप लोगों को भी पता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है? ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, या हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, फिर से बोलता हूँ, हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी और को प्रोवाइड करती है। कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी हमको प्रोवाइड करती है, या हमारे हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी और को प्रोवाइड करती है, उसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। मेरी भाषा में एकदम सिंपल वर्ड में। अभी ये टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्यूटर मेन क्यों है, ये आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है, मैं सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं करता हूँ। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके माइंड में आता है, तो आपके भी नज़र में पहले कंप्यूटर ही आता है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक वही सीख के आया है। जो भी इंग्लिश मीडियम में, वाईसीटी में भी वही सीख रहे थे, अभी भी वही सीख रहे हैं। क्योंकि कंप्यूटर हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है अगर हम आईटी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी सिस्टम आते हैं, अब सिस्टम, सिस्टम का मतलब वो होता है कि जो, जानबूझ के थोड़ा स्लो ही जाता हूँ, सिस्टम का मतलब वो होता है जो डिवाइस प्रोसेस करता है। जो डिवाइस, फिर से बोलता हूँ, जो डिवाइस प्रोसेस करता है, जो डिवाइस हमारी इंफॉर्मेशन दूसरे डिवाइस तक पास ऑन करने में कंपेटिबली है, उसको हम सिस्टम कहा जाते हैं।
कहते हैं। सिस्टम सिर्फ कंप्यूटर नहीं होता है, सिस्टम वो भी एक मशीन होता है जो एम्बेड होता है। एम्बेड यानी जो कंट्रोलिंग कर सकता है, जो कंट्रोलिंग हमारी इंफॉर्मेशन कर सकता है। इंफॉर्मेशन के थ्रू हम कुछ भी बेच सकते हैं, कोई भी डेटा बेच सकते हैं। वो सारे डेटा को कंट्रोलिंग करके एक पर्टिकुलर डिवाइस पर, एक पर्टिकुलर यूआरएल पर, एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पर भेज सके, वो सारा डिवाइस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड होता है, ना कि सिर्फ कंप्यूटर। अभी एक सिंपल टेक्नोलॉजी का एग्जांपल लूँ तो मैं, एक कैलकुलेटर भी एक टेक्नोलॉजी है। वो कंप्यूटर नहीं है मगर वो टेक्नोलॉजी में आता है, क्योंकि आप एक बटन प्रेस करते हो तो आपको एक डिस्प्ले आउटपुट देता है। तो कैलकुलेटर भी एक टेक्नोलॉजी है। तो ऐसी बहुत सारे सिस्टम, और इसमें मेन कंप्यूटर है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सारी ही सिस्टम 100% कहीं ना कहीं इंक्लूड होती है। रैम हो गया, रोम हो गया, आप लोगों ने 11 में पढ़ाई होगा। रैम, रोम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क स्टोरेज के लिए, डिस्प्ले के लिए स्क्रीन। तो ये सारी बहुत सारी सिस्टम, बहुत सारे डिवाइस, बहुत सारे पार्ट्स जो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, वो एक ही जगह पर है। और इसलिए हम लोगों को टेक्नोलॉजी जब बोलते हैं तब कंप्यूटर याद आता है, कंप्यूटर माइंड में आ जाता है। क्योंकि ये कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर फिर चाहे लैपटॉप हो, चाहे टेबलेट्स हो, या चाहे कुछ भी, कोई भी चीज हो, कंप्यूटर के थ्रू ही हम लोग ये सारी चीजें कर देते हैं, सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये जो डेफिनेशन जिसको नहीं पता है या पता है, जिसको भी व्हाटएवर, तो इतना माइंड में रखना कि सिर्फ कंप्यूटर नहीं, बहुत सारे ऐसे सिस्टम जो एम्बेड है, जो कंट्रोलिंग है, जो प्रोसेस से चलते हैं, जिसका काम है प्रोसेसिंग करना, वो सारे ही सारे टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। अब ज़्यादा उसमें जाना नहीं है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अब मैं सिलेबस में आता हूँ कि सिलेबस आप लोगों का किस तरीके से है, कैसा है, और आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। स्टार्ट करते एडवांस वेब डिज़ाइनिंग। नाम से ही पता चलता है एडवांस वेब डिज़ाइनिंग। अब वेब यानी समझ में आता है इंटरनेट, नेट या सर्वर के ऊपर जो हमको ग्लोबलाइज कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, उसको वेब कहा जाता है। वेब के अंदर वेबसाइट होती है, वेब पेज होते हैं, वेब सर्वर होता है। एक वेब सर्वर होता है, वेब सर्वर के अंदर बहुत सारी लाखों करोड़ों वेबसाइट होती है, और हर एक वेबसाइट के अपने अपने वेब पेज होते हैं, और हर वेब पेज का अपना एक होम पेज होता है। ये ध्यान रखना, मैं फिर से बोलता हूँ कि एक वेब सर्वर होता है। इसमें थोड़ा मैं यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ बोलने में। ये सिलेबस में एक मेन चीज जो हट गई है, वो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट किया था, नेटवर्किंग। ये चैप्टर उन लोगों ने हटा दिया ये सिलेबस में। नेटवर्किंग गए सिलेबस में था, काफी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और जिसको आईटी फील्ड में जाना है उसके लिए तो काफी कुछ है चैप्टर के अंदर। वो चैप्टर यहाँ से हट गया, तो मुझे थोड़ा दुख हुआ। नेटवर्किंग, क्योंकि बच्चों को, आप लोगों को थोड़ा बहुत नेटवर्किंग आना चाहिए अगर आप आईटी के स्टूडेंट हो तो, मेरा ऐसा मानना है। भले हम बड़े बड़े नेटवर्किंग नहीं करते हैं, हम लेन भी मान लो, नेटवर्किंग के 3 टाइप है। मैं आप लोगों को थोड़ा नेटवर्किंग की तरफ लेके जाता हूँ, थोड़ा आपका नॉलेज बढ़े इसलिए। और नेटवर्किंग के लिए मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको वेब सर्वर के लिए थोड़ा बोलना है, तो लिंक में ले रहा हूँ मैं आपको। नेटवर्किंग और कुछ नहीं होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करना होता है, वायर थ्रू या वाईफाई। वाईफाई आप समझते हो, वाईफाई का फुल फॉर्म जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ।
वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी ये वाईफाई का फुल फॉर्म है, जिसको नहीं पता है। बाकी आप तो अभी इंस्टा के लोग हो तो आपको सब पता है। तो ये मैं नेटवर्किंग की बात कर रहा था कि नेटवर्किंग होता क्या है। तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना विथ वायर और विदाउट वायर, ऐसा कहा जाएगा। विथ वायर और विदाउट वायर, या विथ वायर या वायरलेस, उसको नेटवर्किंग कहा जाता है। एक सिंपल टर्म है। अब नेटवर्किंग के अंदर है ना, जब नेटवर्किंग करते हैं तो एक मेन कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर बनाते हैं। मैं सर्वर पर आ रहा हूँ। सर्वर बनाते, सर्वर होता क्या है पहले तो ये, सर्वर एक ऐसा डिवाइस होता है कि उसके अंदर जितने भी डिवाइस कनेक्टेड होते हैं वो सारे डिवाइस को वो कंट्रोलिंग करता है, उसको सर्वर कहा जाता है आपकी भाषा में। बाकी सर्वर की दूसरी भाषा भी है, आपको नहीं समझेगा। सर्वर उसको कहा जाता है, सर्वर वो चीज है जिसके अंदर जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है वो सारे डिवाइस को कंट्रोलिंग करता है, उसको सर्वर कहा जाता है। आपके कॉलेज में सर्वर होता है, आपके कंप्यूटर लैब में जितने भी कंप्यूटर चलते हैं, 80 कंप्यूटर, 60 कंप्यूटर्स, तो आपके जो प्रोफेसर कहीं से चला रहे और वो आपकी स्क्रीन में वो ही डिस्प्ले दे रहे जो उसके स्क्रीन में है, तो वो पूरा सर्वर से कनेक्ट करते। अगर वो वहां से बंद कर देते हैं तो आपकी भी स्क्रीन शायद बंद हो जाए। टोटली सर्वर पे है। तो उसी तरीके से एक वेब सर्वर, मुझे यहाँ पे बोलना ये था, वेब सर्वर होता है। अब वेब का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन पे कनेक्ट होना। वर्ल्ड वाइड वेब जो इंटरनेट है, वेब का सिंपल मतलब होता है इंटरनेट होता है। तो उसको ग्लोबलाइजेशन पे यानी वर्ल्ड वाइड करना है। थोड़ा और डीप में जाओगे आप। वर्ल्ड वाइड वेब अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वर्ल्ड वाइड वेब स्टार्ट किया था डॉक्टर टिम बर्नर ली। ये उन्होंने 1990 में स्टार्ट किया था। डॉक्टर टिम बर्नर ली, वर्ल्ड वाइड वेब उन्होंने नाम दिया था। उसके पहले इंटरनेट को और नाम से जाना जाता था। आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बाकी सिलेबस में है कि नहीं मुझे नहीं पता है, मैंने पढ़ा भी नहीं सिलेबस। सिर्फ चैप्टर्स के नाम पढ़े तो मुझे लगा ठीक है सब आता है मुझे। इसके पहले इंटरनेट का नाम हुआ करता था आरपानेट, ARPA नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसके पीछे एक स्टोरी है, आरपानेट के पीछे एक स्टोरी है, तो बाद में बताऊंगा। कभी मौका मिला और कभी कुछ लिंक मिली, जैसे भी वर्ल्ड वाइड वेब आया तो डॉक्टर टिम बर्नर ली आए, डॉक्टर टिम बर्नर ली आए तो इंटरनेट के पहले का नाम आया। तो ऐसा कभी कुछ लिंक मिला तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके पीछे एक स्टोरी है जो आप लोगों को नहीं पता होगी। तो टिम बर्नर ली ने ये जब वर्ल्ड वाइड वेब स्टार्ट किया, तो वेब यानी इंटरनेट, इंटरनेट का पहले नाम है आरपानेट। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों के नॉलेज के लिए, आप आईटी के स्टूडेंट हो, आपको पता ही होना चाहिए। और नहीं भी हो तो भी पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट यूज कर रहे हो तो हक है जानने का कि क्या है। आरपानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका नाम हुआ करता था। तो एक उन्होंने एक सर्वर, वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्वर क्रिएट किया कि सबको कनेक्ट कर सकते। तभी तो वाईफाई नहीं था, वाईफाई भी
आया 1997 में आया। आप लोगों को बता दूं, वाईफाई 1997 में आया, और वो भी आई ई के द्वारा आया भी। क्या सर, IEE क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का एक डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू वाईफाई आया। उन्होंने एक डिवाइस तैयार किया कि अगर हम एक डिवाइस तैयार करें जहां पे वायर के थ्रू नहीं, वायरलेस हम कुछ बना सकते हैं। वायरलेस फोन बना, तो वैसे वायरलेस इंटरनेट क्यों नहीं बनता? वैसा डिवाइस क्यों ना बने जहाँ पे वायरलेस इंटरनेट चले? वायर की मगजमारी नहीं। तो ये IEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, उन लोगों ने ये बनाया था। पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, 100% पता होना चाहिए। तो वेब सर्वर, सर्वर पे फिर से आ रहा हूँ। तो वेब सर्वर यानी ग्लोबलाइज पे कनेक्ट करना है सबको, मतलब सर्वर पे हम कुछ डालते तो सबको मिल जाएगा। उस सर्वर के अंदर बहुत सारी वेबसाइट होती है, हर एक लोगों की वेबसाइट है, जिसको अपना बिजनेस चलाना है, जिसको अपनी कुछ इंफॉर्मेशन देनी है ग्लोबल पे। जो अमेरिका में रहता है मगर उसको अपनी इंफॉर्मेशन इंडिया तक पहुंचानी है, तो खत लिखने से बेटर है वेबसाइट बनाओ। तो वेबसाइट बनती है इस तरीके से। वेब सर्वर के अंदर वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट, नाम ही है वेब साइट, एक साइट है, एक जगह है वेब में, और उस वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। डिपेंड से कौन सी वेबसाइट है, किसने बनाई है, किस रीजन से बनाई गई है, उस हिसाब से वेब पेज होते हैं, 5, 6, 8, 10, 12। ठीक है। IT अपने आप में बहुत बड़ा एक समंदर है। आप जितना इसके अंदर डूबोगे आपको उतना ज्यादा पता चलेगा। मगर एक ही बात है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इसके लिए, आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता तो कुछ बात नहीं ना, मुझे भी नहीं पता था, फिर पढ़ा, फिर पता चला, फिर आपको बताया। पढ़ना पड़ता है, ऐसे ही नहीं समझ में आ जाता। आप IT में भले कितने भी मार्क्स लाओ, मगर आपको बेसिक फंडा नहीं पता होता है, तो आपको भले कितने भी मार्क्स आए, वो कोई मतलब नहीं होता है। तो वैसे ही वेब, अब उसको डिजाइन करना है हम लोगों को। अब वो उसको डिजाइन करने के लिए ऐसा नहीं है कि पेंट में ओपन किया और ब्रश वगैरह से, कलर वगैरह से डिजाइन कर लिया, वैसा नहीं है। ये वेब डिजाइनिंग है दोस्तों। यहाँ पे ये डिजाइनिंग पेंट ब्रश से नहीं होती, कोडिंग से होती है। और ये कोडिंग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से होती है। जावास्क्रिप्ट हालांकि आपने 11th में पढ़ लिया, तो अब इसकी डिजाइनिंग HTML और CSS की मदद से भी होगी। तो उसके लिए आप लोगों को HTML की कोडिंग आनी चाहिए, HTML की कोडिंग पता होनी चाहिए, बेसिक कोडिंग आनी चाहिए। CSS भले आप लोगों को पता नहीं है, वो मैं करवा दूंगा, मगर आपको HTML आना ही चाहिए, टैग पता होना चाहिए आप लोगों को। और इसमें भी ये वापस एडवांस है, तो आप समझ सकते हो कि ये चैप्टर कितना थोड़ा टफ होगा, है ही, मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए। अभी सेकेंड चैप्टर पे आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। आज की डेट में काफी फैला हुआ बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए तो आप पढ़ ही रहे हो, मार्केटिंग क्या आपको पता चल ही रहा है, उसी में चैप्टर ही चल रहा है मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, वेबसाइट हो गई, या ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हो गए जिसके थ्रू हम हमारा प्रोडक्ट्स
मार्केटिंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग भी अपने आप में बहुत ही बड़ा है, बहुत सारे कंटेंट है इसमें, काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आज के डेट में जब 2020 चल रहा है, 2015 में एक सर्वे हुआ था अमेरिका में, आप लोगों को बता दूं, उसमें वो सर्वे में ऐसा आया था कि 2020 तक वर्ल्ड वाइड डिजिटल मार्केटिंग काफी फैल चुका होगा। और ऐसा सर्वे राइट भी हुआ। जब ये लॉकडाउन की सिस्टम हुई, लॉकडाउन हुआ, तो लोगों का बिजनेस जैसे ना के बराबर ही हो गया है। तो उसको अपना बिजनेस कैसे आगे लाया जाए, तो उसके लिए जो सोर्स लगते हैं, और फ्री ऑफ चार्ज या थोड़े पैसे में, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा महंगा नहीं पड़ेगा सर मार्केटिंग करना हमारे प्रोडक्ट्स को, बहुत ही सस्ते में या ना के बराबर के खर्चे में आपका मार्केटिंग हो जाता है, आपके प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग हो जाता है, आपका जो बिजनेस है उसका मार्केटिंग हो जाता है। ये काफी इफेक्टिव है आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग। फिर आते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विद जीएसटी। गए साल आप लोगों ने जीएनयू पढ़ा, जीएनयू खाता 11th में, ये साल भी जीएनयू खाता है बट विथ जीएसटी है। जीएसटी की तो आपको पता ही होगा, जानते ही हो आप जीएसटी के बारे में। पर अभी जो आपको एंट्री करनी है, ये एंट्री जीएसटी के साथ करनी है। जीएसटी इसके अंदर कहीं ना कहीं रहेगा। गए टाइम भी बहुत कुछ खास एंट्रियां नहीं थी, हालांकि टेली जो था गए सिलेबस में, ये इन लोग ने जीएनयू खाता डाल दिया है। टेली काफी अच्छा था, उससे आपको काफी सीखने मिलता था। तो 11th में जीएनयू खाता है, इसलिए आपको लोगों को 12th में यहाँ पे जीएनयू खाता एडवांस में दिया है, प्लस जीएसटी दे दिया है कि आपका वो लिंक रहे। ठीक है, एंट्री तो वही आएगी, अकाउंट तो वही रहता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात है। वो टेली था, ये जीएनयू है। वो पेड वर्जन था, ये फ्री ऑफ चार्ज है, इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है। ये टोटली अकाउंटिंग आपका कंप्यूटराइज होगा। जैसे आपको पता है सारी एंट्री, सारे जर्नल, सारे ट्रांजेक्शन्स इसमें होते हैं, परचेस, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट, कैश वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर्स, सारे वाउचर्स है, जर्नल वाउचर्स, लेजर। तो ये सारे मतलब क्रिएट करने पड़ते हैं, आप लोगों को बनाना पड़ता है। ये एक प्रैक्टिकल, एडवांस वेब डिजाइनिंग एक प्रैक्टिकल है चैप्टर्स। उसके बाद में एक थियरी चैप्टर्स है, देखो इन लोगों ने भी काफी अच्छे से मैनेज किया है। उसके बाद ये चैप्टर्स प्रैक्टिकल से। उसके बाद ई कॉमर्स, ई गवर्न चैप्टर काफी अच्छा है, काफी सिंपल है, बहुत इसमें मेहनत करने जैसा नहीं है। लॉजिक अगर आप लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग, इसके आंसर आपको ऐसे ही आप लिख सकते हो। और मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक पता है, ओसी में भी थोड़ा बहुत इसका टचअप है, थोड़ा बहुत या ज्यादा मुझे नहीं पता है, मगर टचअप है। बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस इसके अंदर आता है। ई कॉमर्स के क्लासिफिकेशन है, बिजनेस टू बिजनेस, जो मैं 4 क्लासिफिकेशन आपको बोला, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इजी है। चैप्टर समझने में बहुत टाइम नहीं लगता है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे भी ओसी पढ़ते हो तो आपको डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स ज्यादा समझने में टाइम नहीं लगेगा, फटाक से हो जाएगा। फिर चैप्टर है प्रैक्टिकल, फिर से डेटाबेस, काफी मजबूत चैप्टर है, आपको आना चाहिए। जो भी आईटी फील्ड में जो ये जानता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेन जो चलता है वो पूरा वेबसाइट के थ्रू चलता है, और वेबसाइट में भी वेब पेजेस के थ्रू चलता है। चाहे वेब पेजेस हो, चाहे एप्लीकेशन हो,
कोई भी चीज हो, हमको अगर कस्टमर का कुछ भी फीडबैक लेना है या कस्टमर हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारे एप्लीकेशन में, हमारे वेबसाइट पर अगर लॉगिन करे तो उसका वो लॉगिन आईडी, वो लॉगिन पासवर्ड हम कहाँ पे रखेंगे? वो तो अपना कस्टमर है, उनको नहीं पता होता है कि हमको कहाँ पे रखना है। वो तो हमने लॉगिन का एक टेक्स्ट एरिया दिया हुआ है, अब उसमें वो लॉगिन करेगा। पासवर्ड का एक टेक्स्ट एरिया दिया है, इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया हुआ है, तो वो पासवर्ड डालेगा और लॉगिन का हम एक बटन देते हैं, तो लॉगिन करके वो तो अपना आगे बढ़ जाएगा। मगर उसकी जो इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी वो हम कहाँ स्टोर करके रखें? तो वो जो स्टोर कहीं ना कहीं होता है उसको कहा जाता है डेटाबेस। डेटाबेस का महत्व काफी है। डेटाबेस भी अपने आप में एक काफी अच्छा चैप्टर्स है। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, सिलेबस काफी अच्छा लिया है। थोड़ा वो नेटवर्किंग इन लोग ने हटा दिया है, वो मुझे थोड़ा बुरा लगा। नेटवर्किंग रखना चाहिए था, उससे आपको सीखने काफी मिलता था। हालांकि वो थियरी था, मतलब सीखने मिलता था कहीं ना कहीं वैसा। तो ठीक है, जो भी हो, डेटाबेस यानी जो क्लाइंट है, जो एंड यूजर है, मतलब हमारा आप और मेरे जैसे, अगर हम फेसबुक पे कोई भी चीज लॉगिन, हमारा ही पेज लॉगिन करते हैं फेसबुक पे, तो हम जब भी लॉगिन करते हैं तब हमारा ईमेल आईडी या हमारा यूजर नेम और लॉगिन या पासवर्ड वगैरह हम लोग लॉगिन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने तो वो दूसरा पेज आता है, पर हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड कहीं पे तो जाता है, उस स्टोरेज में जाता है। उस स्टोरेज को डेटाबेस कहा जाता है। डेटाबेस का भी दूसरा नाम है, मैं आप लोगों को बता दूं। डेटाबेस को बैकएंड कहा जाता है। अब बैकएंड यानी क्या, ये भी बता देता हूँ। बैकएंड के पहले आपको फ्रंट एंड जानना पड़ेगा। फ्रंट एंड, अब फ्रंट एंड यानी क्या ये बताता हूँ। देखिए, जैसे मैंने कहा कि फेसबुक हमारे सामने जो पेज देता है, जब भी हम लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम या और कोई भी वेबसाइट पे जब लॉगिन करते हैं, हमारा पर्सनल सब कुछ वहाँ पे लॉगिन होता है, नाम, एड्रेस वगैरह। तो हमारे सामने जो आता है, यानी यूजर के सामने जो आता है, यूजर का दूसरा नाम है क्लाइंट। एंड यूजर भी कहा जाता है, यूजर भी कहा जाता है, क्लाइंट भी कहा जाता है। तो हमारे सामने जो चीजें आती है उसको कहा जाता है फ्रंट एंड। क्लाइंट के सामने जो भी चीजें आती है उसको फ्रंट एंड कहा जाता है। फ्रंट एंड का भी मतलब है, सुनो, फ्रंट एंड क्यों, फ्रंट स्टार्ट क्यों नहीं? ऐसा सवाल होना चाहिए आप लोगों को। जितना आप सवाल करोगे आप उतना सीखोगे। तो फ्रंट एंड का मतलब होता है, ये फ्रंट एंड कौन चलाता है? तो ये चलाता है एंड यूजर। एंड यूजर, यूजर एंड। तो फ्रंट एंड चलाता है एंड यूजर। अभी एंड यूजर कौन होता है? जो आपके एप्लीकेशन को सिर्फ और सिर्फ यूज करता है। उसको आपके कोडिंग से कोई मतलब नहीं है, उसको आपके कोडिंग की लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, उसको आपके एप्लीकेशन का डिजाइनिंग या कलर या दूसरी तीसरी चीज से कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ आपका एप्लीकेशन, आपका सॉफ्टवेयर, आपकी वेबसाइट सिर्फ यूज करनी है, उसको उतना ही मतलब है। उसको कहा जाता है एंड यूजर। वो यूजर एंड है, उसके बाद कोई यूज नहीं करने वाला। फेसबुक के जो डेवलपर्स है वो अपनी वेबसाइट जब डेवलप करते हैं उसके बाद वो वेबसाइट टेस्टिंग में जाती है।
कि वो वेबसाइट किस तरीके से बनाई है, कैसे बनाई है, किस तरीके से चलेगी। यानी डेवलपर भी एंड यूजर नहीं है, टेस्टिंग वाले भी एंड यूजर नहीं है, फिर वेब होस्टिंग पे जाता है, वेब होस्टिंग के बाद हमारे पास आता है, क्योंकि हमारे बाद कोई चलाने वाला नहीं है, इसलिए हमको कहा जाता है एंड यूजर। समझ में आया? ये एंड यूजर के सामने जो पेज आता है उसको कहा जाता है फ्रंट एंड, क्योंकि वो एंड यूजर के सामने है, इसलिए वो फ्रंट एंड है। और इस फ्रंट एंड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन एंड यूजर अपनी भरता है, वो इंफॉर्मेशन कहीं पे स्टोर होती है, कहीं पे उसको स्टोरेज किया जाता है। उस स्टोरेज को कहा जाता है बैक एंड। देखिए सब में एंड एंड है, फ्रंट एंड, बैक एंड, एंड यूजर, क्योंकि ये यूजर के लिए ही है सब कुछ, इसलिए वो एंड है। यूजर के लिए वेब पेज है, यूजर के लिए वेबसाइट है, इसलिए वो फ्रंट एंड है। यूजर की इंफॉर्मेशन जहाँ पे स्टोर करनी है, इसलिए वो बैक एंड है। और उस बैकएंड को हम लोग नॉर्मली लैंग्वेज में डेटाबेस कहा जाता है। अभी डेटाबेस भी क्यों कहा जाता है ये भी बता देता हूँ आप लोगों को, सुनो। ये एक ऐसा बेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे आपके सारे डेटा, आप लोगों के सारे डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इसको डेटाबेस कहा जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको डेटाबेस कहा जाता है। और ये कॉन्सेप्ट आपको लिब्रे ऑफिस बेस से आएगा। बहुत सारे डेटाबेस के सॉफ्टवेयर से, ओरेकल है, फिर एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल यानी, माई एसक्यूएल है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग विंडोज की बात करें, ऑफिस की बात करें तो एक्सेस है। गए साल के सिलेबस में एक्सेस था, ये साल के सिलेबस में लिब्रे ऑफिस का बेस है। मतलब सॉफ्टवेयर से कोई महत्व नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, डिपेंड से आपका जो डेटा है वो उस सॉफ्टवेयर में सेफ होना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी वाला होना चाहिए, और प्राइवेसी होनी चाहिए उस सॉफ्टवेयर में, उसको डेटाबेस कहा जाता है। डेटाबेस वो है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे डेटाबेस हम लिब्रे ऑफिस में पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नहीं, लिब्रे ऑफिस में पढ़ेंगे। जिसने गए टाइम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह पढ़ा होगा उसको पता होगा लिब्रे ऑफिस। ठीक है। और लास्ट आपका चैप्टर है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट, जरूरी है। ये चैप्टर गया जो सिलेबस है उसके प्रीवियस सिलेबस में था, फिर ये चैप्टर को एसवाई बीकॉम में डाल दिया था, चैप्टर को ही निकाल दिया, पर ये अभी आपके सिलेबस में आया है, काफी अच्छा है, बहुत ही जरूरी है। एंटरप्राइज यानी बिजनेस रिसोर्स प्लानिंग, बिजनेस को किस तरीके से मैनेज करना, हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से जाएगा, हम सेल किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से कस्टमर आएंगे, क्या क्या चीजें बिजनेस में होती है, सारी की सारी। भले वो बिजनेस मान लो डिजिटल मार्केटिंग का ही क्यों ना हो, तो बिजनेस वेबसाइट बनाने का ही क्यों ना हो, बिजनेस हम सर्वर बनाने का ही क्यों ना हो, पर ये सारे बिजनेस का कुछ ना कहीं प्लानिंग करना पड़ता है, प्लानिंग होता है, उसी तरीके से चलता है। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा, काफी, मतलब बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता है,
इसलिए मैंने कहा था कि सिलेबस आपका काफ़ी अच्छा बनाया है, अच्छा क्रिएट किया है, अच्छी तरीके से उन लोगों ने डिज़ाइन किया है, जो अप टू डेट है, जो अपडेट है, जो अभी की डेट में जरूरी है कहीं ना कहीं, वो सिलेबस आप लोगों को दिया है। फिर तो एसओपी है। एसओपी में तो ठीक है, आप लोगों को भी पता है सारे प्रैक्टिकल्स, यहाँ पे 4 चैप्टर दिए हैं प्रैक्टिकल्स के। डेटाबेस से, कंप्यूटर और डिजिटल मार्केटिंग से भी कुछ उन लोग ने एसओपी दिया है कि डिजिटल मार्केटिंग को किस तरीके से उन लोग निकाल सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग वैसे तो आधा प्रैक्टिकल आधा थियरी ऐसा पकड़ के चल सकते, थियरी पकड़ के चल सकते हैं, मगर यहाँ पे उन लोगों ने एक दो कुछ चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकल्स के लिए दी है। ओके, तो ये बात हो गई आपके पूरे सिलेबस की। 11th आईटी की भी थोड़ी बात की, थोड़ा आपको नहीं पता था बताया, पता है तो भी कोई बात नहीं है। अब आप लोगों को खास ध्यान रखना है, मैं फिर से बता देता हूँ, जिन लोगों का प्रैक्टिकल वीक है, जिन लोगों को कोडिंग नहीं समझ में आती है या जिन लोगों को कोडिंग नहीं आती है, उन लोग प्लीज़ आज से ही कोडिंग पे मेहनत करना चालू कर दीजिए। जो भी कोडिंग कॉलेज में करवाई होगी 11th में या आपकी टेक्स्ट बुक में होगी, उसको आप फिर से लिखना या कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब ये चैप्टर आएगा आपके सामने, चैप्टर आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट ही लगेगा। और ये चैप्टर में से काफ़ी कुछ आ सकता है, काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल्स आ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोडिंग दिए है, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स दिए हैं। HTML अपना पूरा प्रैक्टिकल से भरा हुआ है, CSS अपना पूरा प्रैक्टिकल से भरा हुआ है। तो इसमें ये दिक्कत आपको कहीं ना कहीं आएगी अगर आपने जो बराबर से प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे ही हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मैं डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करूँगा। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, आप लोगों को नहीं पता है वैसा बताऊँगा। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।